अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। 1 अप्रैल 2022 बरोज़ जुमा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग अब 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के तौर पर नहीं मनाते, लोगों में नया जज्बा पैदा करते हैं। आज वैसे भी अगर देखा जाए, मैं इसको खुशी का दिन इस हवाले से कहूँगा कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के नाम एक लीडर खड़ा हो गया, और वो लीडर है इमरान ख़ान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उन्होंने अपने आप को स्टेट्समैन साबित कर दिया। मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं तो वो देख रहा हूँ कि मेरे मुल्क को तरक्की की राह पर कौन लेके जा रहा है। मेरे मुल्क के पाकिस्तान की पूरी दुनिया में अहमियत कौन बढ़ा रहा है। एक दौर था पाकिस्तान डजेंट मैटर, बट राइट नाउ पाकिस्तान मैटर्स। और बड़े वाज़ेह तौर पर फैसला किया उन्होंने कि इतवार को अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर जो भी फैसला आएगा उसके बाद मज़ीद तगड़े होकर सामने आएंगे। और ये भी बताया कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में जहाँ सामने दो रास्ते हैं, और वो जिक्र किया उन्होंने कि हम वो पहली नस्ल हैं जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। हमारे वालिदैन उस वक्त पैदा हुए जब अंग्रेज़ काबिज़ थे। ख़ुद लोगों को अंग्रेज़ी की ग़ुलामी बुरा लगता था। बचपन से बताया गया कि खुददारी एक आज़ाद कौम की निशानी है। पाकिस्तान का मकसद बड़ा अजीम था, इस्लामी फ़लाई रियासत बना, और इसका मतलब क्या है, मदीना की रियासत है। और उन्होंने अपना मंशूर बताया, सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी उन्होंने, और उन्होंने बताया कि शाहीन उस वक्त ऊपर जाता है जब मज़ाहमत करता है और मुश्किल का सामना करता है। ज़मीन में चूंटियों की तरह रेंग रहे हैं। उन्होंने कहा, हमेशा एक चीज़ कही कि मैं कभी नहीं झुकूँगा और ना अपनी कौम को झुका दूँगा, कभी से पीछे नहीं हटता। जब इक़्तिदार में मिला तो फ़ैसला किया कि आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी होगी, और यही कहा उसका फ़ायदा पाकिस्तान को था। किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत की, क्योंकि 9/11 में पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। इमरान ख़ान ने कहा कि जो पाकिस्तान की कुर्बानी दी गई वो अमेरिका समेत किसी ने नहीं दी। कोई नेटो मुल्क ने इतनी जानी कुर्बानी नहीं दी। कबाली इलाके पुरअमन तरीन था, वो इलाके क्राइम फ्री थे। और 5 अगस्त 2019 को कश्मीर बैनुल-अक़वामी कानून तोड़ा तो उसके ख़िलाफ़ हो गया। और यहाँ उन्होंने कहा कि मैं सारी वो बातें करने आया हूँ कि पाकिस्तान की क़यादत, अब जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की क़यादत पाकिस्तान की किसी हुकूमत के पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ है। वो ये कहते हैं और बहाना करते हैं कि हमें क्यों पाकिस्तान पर गुस्सा है, लेकिन पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे अगर इमरान खान तहरीक अदम एतमाद हार जाता है, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाम हो जाती है, तो पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये बताया कि ये रिकॉर्ड है, और देख रहे हैं कि मीडिया के लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, लेकिन ये सरकारी दस्तावेज़ है। या हुकूमत पाकिस्तान को हमारे नुमाइंदे सफ़ीर को नोटिस ले रहे थे, इसमें जायज़ा पर कहा गया था कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहता तो हमारे ताल्लुकात भी ख़राब हो गए और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 22 करोड़ की आवाम का जिक्र किया, और कि वो अकेला फ़ैसला किया रूस जाने का फ़ैसला था। वज़ारत ख़ारजा असरी क़यादत की मशावरत थी, पुराने सेक्रेटरी ख़ारजा को इसी कमरे में बुलाया था, उनसे मशावरत करके गए थे। उन्होंने कहा कि हालांकि सफ़ीर बता रहा है कि मुशावरत से हुआ, लेकिन वो ये नहीं कहता कि सिर्फ इमरान खान की वजह से हुआ। उन्होंने ये भी लिखा कि जब तक वो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जाएगा, इमरान खान अपनी की जगह दूसरे आएंगे तो उनसे कोई मसला नहीं। मैं अपनी कौम के सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ। और ख़ारजा पॉलिसी बड़ी तफसील पे बात उन्होंने की है, काफ़ी ख़िताब को लंबा ख़िताब था उनका, और एक स्टेट्समैन के तौर पर उभरे हैं इमरान खान साहब। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे, मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा सा कुछ कोर्ट की चीज़ें रह गई थी, वो आप तक बता रही हैं। ताज़ा तरीन जो है अदम एतमाद के हवाले से पहले बता दूँ, 177 वोट ये हैं।
इनमें से 4 वोट टूट चुके हैं, तो 173 हैं, तो 2 वोट है। 2 वोट अगर तोड़ लिए हुकूमत वक्त ने तो 171 वोट 173 से 171 पे आ जाएंगे, 171 पे आ जाएंगे, तो तहरीक अदम एतमाद नाकामयाब हो जाएगी। मुझे भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम नज़र आ रही है। कौन सा बंदा इनमें ठहरता है वो आप देख लेंगे, जो वोट नहीं डालने आता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेवल फार्म और नेवी सेलिंग क्लब और नेवल गोल्फ कोर्स के ख़िलाफ़ अलग अलग अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अपीलों में से 3 अपीलें वफाक की तरफ से दायर हुई हैं। 7 अपीलों में से नोटिस करने के लिए बेहतरीन दलाइल दें। नेवल फार्म केस में अदालत ने फ्रीकन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने नेवल सीलिंग क्लब अपील पर तमाम फ्रीकन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया, मुलतवी कर दिए। इसी तरह मुनाल की बंदिश के खिलाफ इंटरपोल अपील पर समाअत, ये भी उसी बेंच ने की। मुनाल ग्रुप ने जो है ना प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस और वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस के तहत मुनाल को सील कर दिया गया, ये वकील ने बताया। सीडीए और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बाकायदा मेरिट पर ज़ाब्ता कार के मुताबिक 15 साल की लीज़ मिली, ये वो बताते हैं जी। और तय पाया था कि लीज़ मज़ीद 15 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। 2019 में पहली लीज़ ख़त्म होने के बाद किराया भी अदा करते रहे। जगह का तनाज़ा 2 अदवार के दरमियान हुआ। मुनाल के 700 मुलाजमीन का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। अदालत ने समाअत जो है ना 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। उर्दू को कौमी ज़बान और सरकारी ज़बान करार देने से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। सिंगल बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की और वकील कहते हैं कि कौमी ज़बान करार दे। आइन के आर्टिकल 251 के तहत उर्दू को कौमी ज़बान और सरकारी ज़बान करार देने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जस्टिस जवाद ख्वाजा का फ़ैसला है। वफाक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में अमल करे। तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी फाउंडेशन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई और इस बुनियाद पर कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, वो काम जो है ना निपटा दी गई है। शेखपुरा में कंपनी बाग की तारीखी हैसियत ख़त्म करके मॉडल बाज़ार में तब्दील करने के ख़िलाफ़ केस की समाअत जस्टिस शाहिद वही ने समाअत की। 11 अप्रैल तक मुलतवी। DCO शेखपुरा और बाकी फ़रीक़ैन पेश हुए और अदालत निज़ामिया को कंपनी बाग में दोबारा की तामीर से रोक रखा है। कंपनी बाग मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में तामीर किया गया था और इसकी हैसियत बरकरार रखी गई थी। 1920 में शेखपुरा को ज़िला दर्जा मिलने पर कंपनी बाग की तारीखी हैसियत बरकरार रखी गई। रेवेन्यू के रिकॉर्ड में भी तारीखी कंपनी बाग की हैसियत बरकरार है। कानूनी तकाज़े पूरे बगैर कंपनी बाग में मॉडल बाज़ार बनाया गया। सैकड़ों दरख्तों को बेइज्जती से काट दिया गया और अदालत जो है कंपनी बाग की तारीखी हैसियत को बहाल करे। अभी लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक के लिए जस्टिस शाहिद करीम के पास ये केसेस चलते हैं। ग्रीन बेल्ट PHA को कहा है बहाल कर दिया जाए। फुटपाथ जो है ना उसकी यकीनी बनाया जाए। सर्विस स्टेशन पर रीसाइकलिंग के जो प्लांट है, पानी अब आए ज़ाया हो तो वही दोबारा रीसाइकिल होके आए, वो हदायत की है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल के हवाले से बात बताई गई है और पानी को महफूज करके मज़ीद चेक एंड बैलेंस की इत्तदा की गई है। रेडी बानों की तरफ से रेडियाँ फ्राहम करने की हदायत जारी की रही है। मैंने अदालत के सामने कहा और कहा कि इनकी जगह मखसूस कर दी है ताकि वहाँ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकदम केस के सज़ा याफ्ता शरीक मुलज़िम जान मोहम्मद की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर समाअत हुई है। 2 अपीलें जो है ना बेंच नंबर 2 में हैं। अदालत ने कहा कि ये भी सारी एक ही बेंच के सामने मुकर्रर कर दें और मामला चीज़ से तरमिनला साहब के भिजवा दिया। जान मोहम्मद ने ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सज़ा कलदम करने की सदा की है। जान मोहम्मद FIR में नामजद नहीं था। ज़िमनी बयान में मुलज़िम बनाया गया। PMC सेक्रेटरीट में मुलाजम है, पार्ट टाइम उस घर में काम करता है। जान मोहम्मद के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है। अब आसफ़ ज़रदारी का एक बड़ा अहम केस है। 17 मई तक समाअत मुलतवी होगी। आसफ़ ज़रदारी और मुश्ताक अहमद 8 अरब रुपये की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है। एहतसाब के जज सैयद असगर अली ने, नैब प्रोसिक्यूटर वगैरह फ़ारूक नाइक साहब वहाँ थे ही नहीं थे, मसरूफ़ हैं, इसलिए वो पेश नहीं हुए। और बरियत की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत का फ़ैसला जो है ना हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है ना वो मुअत्तल करने की या अखराज करने की दरख्वास्त की है। लेकिन जो कि फ़ारूक नाइक नहीं थे इसलिए इस केस की समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी गई। मैंने आखिर में कुछ TV प्रोग्राम मेरे रह गए थे जो नहीं लग सके,
वो बैकग्राउंड पे वो आप साथ वो चल जाते हैं ताकि आप सुन सके मेरा वहाँ भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल के अंदर ही जवाब है कि वो 22 अरकान, अच्छा वो नासिर भी चौथाई साहब ने तो कह दिया मौसमी परिंदे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करप्ट लोग, साबित होगी ना बात इतना ही कह देने से, लोग कि जिनके मफादात क्या हैं, यानी असूल नहीं है, आप हमेशा यही रहेंगे ना, या तो किसी से आए हो, ये वो लोग हैं कि जिनका ओढ़ना बिछोड़ना कोई ताकतवर या सिफारिशें या पैसा कोई भी शक्ल आप दे दें उसको, और इसकी आईन ने इजाजत नहीं दी है। वजह क्या है? आर्टिकल 17 अगर आप पढ़ लें वो कलेक्टिव वोट की बात करता है, आर्टिकल 55 मेजॉरिटी की बात करता है। मिसाल के तौर पर, और तारीखी तौर पर याद रखिएगा, शायद हमारी याददाश्त जरा बहुत कमजोर है, कि छांगा मांगा की सियासत हुई, सवात की सियासत हुई, और बाकायदा आपने देखा कि आर्टिकल 63 उस वक्त आया, मोहतरमा बेनजीर गवर्नमेंट की जो हुकूमत जब टॉपल की गई वहां क्या था, और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो बताया गया कि ये एक ब्राइबरी है, ये कैंसर है ये एक, और ये सारे लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा जनाब ये ब्राइबरी नहीं होनी चाहिए, ये डिफेक्शन नहीं होनी चाहिए। साके जमहूरियत हुआ, 2 चीजें तय हुई उसके अंदर, पता क्या तय हुई कि, और उस वक्त आर्टिकल 63 में ये था फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे, अगर वाकई ये डिफेक्शन हो सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक की तो इजाजत थी पहले, सही है। उसके बाद आर्टिकल 63 की जब शक्ल बनाएगी तो फॉरवर्ड ब्लॉक खत्म कर दिया गया, इसका मतलब है डिफेक्शन ही होने देनी। इसके साथ एक और दूसरी बड़ी अहम चीज थी, वो थी 58(2)B कि 5 साल से पहले हुकूमत खत्म नहीं होनी। आज आपके प्रोग्राम में नोट कर लीजिएगा, ये सिर्फ बजट पास होना है, ये 2 महीने बाद ये असेंबलियां डिसॉल्व होनी है, तो 5 साल का बयानिया कहाँ गया, और ये सारा किस लिए हो रहा है, ये जरा समझ लीजिएगा। ये कोई प्यार मोहब्बत, ये कोई अब ये कहा जाए महंगाई, ये कुछ नहीं है। एजेंडा क्या है? एजेंडा सिर्फ ये है कि इमरान खान एक पॉपुलर वोट लेकर, एक पोजीशन लेकर जहां जैसे भी आए, उन सब के लिए थ्रेट, जब आप अंदाजा लगाए ना, एक आदमी के खिलाफ सारी सियासी जमातें इकट्ठी होगी, अच्छा इकट्ठी हो गया, अब रह गया, यानी जितने भी हैं, MQM भी आ गई, बाकी भी आ गई, चाह क्या रहे हैं ये? बड़ा सिंपल सा सवाल, बड़ा सिंपल सा है कि अब आके करना क्या है। इलेक्शन उन्होंने करा रहे हैं, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये है ना, ये 1.5 साल पूरा करे ना, कौम के सामने 5 साल की असेंबली है, देखते हैं 1.5 साल में क्या करता है। एजेंडा क्या है? मैं खत्म करने लगा, एजेंडा बड़ा सिंपल सा है। इन्होंने आकर गवर्नमेंट अपनी बनानी है, सूबों में वफाक में ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए कर रही है, आगे रिगिंग कैसे कर रही है, बजट तकसीम कर रही है, रिकॉर्ड में प्रोग्राम याद रखिएगा, मैं रखूंगा रिकॉर्ड में। दूसरा क्या करना है, इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसके 2 मेंबर शॉर्ट है, 2 मेंबर इन्होंने लगाने, तो आगे करप्शन जो भी आगे जर्नलिस्ट या पब्लिक के किसी मेंबर को दिखाया जा सकता है। नेशनल असेंबली इज अ डिफरेंट स्टोरी। नहीं, देख याद रखिएगा, नेशनल असेंबली भी डिफरेंट स्टोरी नहीं है। अच्छा, कुछ तो है जिसकी इक़्तिदारी है, यानी इस खत की सच्चाई और अहमियत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मोहम्मद नईम खान ने पिटीशन दायर की और ऑर्डर पास हुआ, और ऑर्डर में बाकायदा सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र हुआ, प्राइम मिनिस्टर के ओथ का जिक्र हुआ, और कहा गया कि ये खत पब्लिक ना किया जाए जी। आखिर जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस खत को देख नहीं लिया, मैं तो हैरान हूँ कि एक सफे यानी आपने कोई कंटेंट्स नहीं पढ़े, आपने कोई चीज देखी नहीं है, हाउ यानी किस तरह ये जज कर लिया कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ताल्लुक है इसका, या मिसाल के तौर पर ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है अंडर दी, अगर देखा जाए 78 ऑर्डर है कानून शहादत ऑर्डर के तहत, वो किसी भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई कर सकती है। तो अगर ये ऐसा नहीं है, यानी मैं तो ये कहूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई कि ये खत है कि जिससे बहुत से लोगों को परेशानियां हैं, और यकीनन जो वजह क्या है, वजह अनिका ये इसको समझना ये है कि इल्जाम लगाया जा रहा है फॉरेन फंडिंग का, कि एक पैसा लेकर एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। वो एक अलग बात है, सेक्शन 124 सेडिशन लगता है, ये तो कमजोर आदमी थे, जिस दिन सिंधा उसमें लोग गए थे, पर्चा दर्ज कराते, FIA बिठाते, इंक्वायरी करती और डिटेल सामने आते, इसके रेपरिकॉशंस क्या हैं। यानी देखो ना, ये इससे सियासी जमातें किस तरह खौफजदा है कि कल अगर ये बात आ जाती है कि पैसा यहाँ इंजेक्ट हुआ है
और इस गवर्नमेंट को लेकिन टॉपल ऐसा किया साहब गया, कतई कलामी पैसे की लगा। माजरत, सियासी जमातों को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि खत के मंदरजात जाहिर करने से रोकना मुंतखब वजीर आजम पर एतमाद होगा, उम्मीद है वजीर आजम हल्फ की पासदारी करेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली प्रिसाइसली व्हाट द कोर्ट हैज सेड। सियासी जमातों ने ना, अनिका, अभी तक सियासी जमातों ने प्रॉक्सी पिटीशन दायर की है। ठीक है। आपको पता है याद नाहली के हवाले से अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन दायर की। मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ ना, पॉइंट बड़ा सीधा सा है। शक्ल कोई और है और पीछे कोई और है। गॉट योर पॉइंट। अनिका, मेरा ख्याल ये है जी एनबीसी आर्टिकल साहब जो कह रहे हैं 17 कहता है कि अपना इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और आप डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी करते हैं तो उस पार्टी पर बैन लगाया जाता होगा। और चौथा क्या है? चौथा ये है कि जब ये इख्तिदार में होंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे? केयर टेकर सेटअप लाना। ये सारा मिसाके जमहूरियत के असूल है। वहां बैठ के क्या होगा कि अगली जो हुकूमत लाई जाए, ताकि अगला जो इलेक्शन हो वो जो पॉपुलर वे जो कोई भी है, इमरान खान के हवाले से सवाल इमरान खान का नहीं है, सवाल है कि यहाँ स्टेटस को के लोग वापस वहीं लेकर आ गए हैं पाकिस्तान को, और यानी जो 40 साल से इस मुल्क को डिलीवर ना कर सके। मैं वो देख रहा था मुआहिदा, ये मेरे पास है मुआहिदा। चलिए मैं उसके बारे में बाद में बात करती हूँ आज़ाद साहब, मुझे भी ब्रेक की तरफ जाना है। लेकिन एक बात ये, मैंने आपकी बात ऑन रिकॉर्ड रख ली है आज़ाद साहब, मैं वापस आती हूँ, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डिफेक्शन की इजाजत थी, आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद आर्टिकल 63 बदला गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बन सकता है। बात समझो कि जो कह रहे हैं इख्तिलाफ करना, इख्तिलाफ की इजाजत ही नहीं दी गई। फिर मामला गया 18वीं तरमीम के जरिए। 18वीं तरमीम में आकर आपने बाकायदा आर्टिकल 63 की शक्ल दे रही है, और इसमें जो पार्टी का सदर है वो सब बिल्कुल श्यार सफेद जो मर्जी करे। अब चूंकि डिफेक्शन हो चुकी है, कई लोगों ने कहा कि हमने टिकटें ले ली हैं, अब ये चीजें सारी रिकॉर्ड पे आ गई। फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी चीजें आ चुकी हैं। इमरान खान साहब बतौर पार्टी लीडर डायरेक्शन दे चुके हैं, किसी ने असेंबली के अंदर नहीं जाना। जो बंदा भी असेंबली के अंदर जाएगा डिफेक्शन नहीं शुरू हो जाएगी। मैं पहले आपको बता दूं, तो उसके बाद की बात है डिस्क्वालिफिकेशन होना या नहीं होना। डिफेक्शन नहीं हो गई, स्पीकर रूलिंग देके उनको रोक सकता है। और अदर साहब वक्त कम है। कल मैं बाबर अवान साहब की बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को रोल प्ले कर रहा है कि वो कह के जो नायली है वो चंद दिन की होगी, चंद हफ्तों की होगी। उसके बारे में बताएं कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, वो क्या कर सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के पास नाहली की मुद्दत तय करने का ये जैसे आर्टिकल 62(1) के अंदर नाहली की कोई मुद्दत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमानत में खयानत है, आप सच्चे नहीं हैं, आप सादिक और अमीन नहीं है, तो ये ताहियात नाहली होगी। यहाँ भी वोट अमानत है। जहाँ नाहली जो मैं देख रहा हूँ 5 साल से लेकर, हो सकता है 5 साल हो, और हो सकता है ये ताहियात नाहली की तरफ जाए। और इलेक्शन बॉल सारी अब देखिए, जेल में रख लीजिएगा, बॉल अब फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इलेक्शन कमीशन के पास है। आज समाप्त होनी है, आज काम खत्म नहीं होना, और मामला चले जाएगा पीर तक, और उसके बाद बैठकर ये चीजें तय होंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो बात है, मामला सारा स्पीकर के पास मौजूद है, और स्पीकर को ये इख्तियार है कि किसका वोट डालना है, किसका वोट नहीं डालना। वो वोट रिजेक्ट कर देता है। वो रूलिंग किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती है। कई जजमेंट मौजूद है, लेटेस्ट यूसुफ गिलानी के केस के अंदर जजमेंट मौजूद है। तो अब वो मां सिवाय एक कोलिशन पार्टनर। बिल्कुल ऐसा, हमारे वक्त कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया। इस पे बड़ी सी बात उन्होंने की। बुनियादी तौर पर जो एक बात समझने वाली है कि यहाँ हम लोग आर्टिकल 6 के इतलाक़ की बात करते हैं, उसका जो ख़त आया है या पाकिस्तान के अंदर जो कुव्वतें मुंतखब हुकूमत को टॉपल करने के लिए लगी हुई हैं, वो आर्टिकल 6 अट्रैक्टिंग होता है। उसमें 124 से सडिशन, बगावत आता है। बगावत और ट्रीज़न में ये ज़रा फ़र्क है, और वो आइन तोड़ना आर्टिकल 6 के हवाले से, आइन तोड़ने से बेसिकली मुराद है आइन में तरमीम इस तरह से करना, एडिशन कर लेना बगैर 2/3 अक्सरियत के कोई डिक्टेटर करता है तो वहाँ वो ट्रीज़न का चार्ज लगता है। आर्टिकल यहाँ 124A बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, और आर्टिकल 6 भी चल रहा होगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। दूसरी बात आपके सामने अभी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से विकीलीक्स में जो बातें आई थी, जरा वो सुन लीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नवंबर 2007 में अमरीकी सफीर NW पैटरसन के एजाज में इशाइया दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि असेंबली में उनकी पार्टी के वोट बराए फरोख्त हैं। वजीर आजम बनने में मेरी हिमायत करें। फजलुर रहमान का। नाजरीन, आपके साथ ये भी हकायक सारे सामने आ गए कि
अमरीकियों ने किन किन दिनों में किन किन लोगों से मुलाकात की, अरशद शरीफ ने वो सारे नाम भी आप लोगों के सामने बता दिए, कुछ बैकग्राउंड पे चल रहे हैं सारे। जी इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।